हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 या फिर सीबीटी 2 कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका जीके का सीरीज हमारा 40 क्वेश्चन का ये हमारा चल रहा है, जिसका आज हमारा 21वां वीडियो है। बाकी 20 वीडियो आपको आपके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में 10 फरवरी 2021 को, इसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये रहा आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम का सवाल। तो इसमें हम लोग 40 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें जो करंट अफेयर के सवाल होंगे वो हम निकाल देंगे, ताकि वो तो आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है। बाकी अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को शेयर करते हुए, एक लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल आपके लिए ये है, पहला सवाल, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्न में से किस मिशन की घोषणा की गई थी। तो मंगल ग्रह के इंटरनल पार्ट की स्टडी के लिए जो मिशन की घोषणा की गई थी वो पूछा हुआ है। ऑप्शन है मिशन डस्टर, मिशन मार्स, इनसाइट मिशन या मिशन कॉन्टैक्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन में मंगल ग्रह के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल कहता है कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में जिसका केंद्र है के संस्थापक निदेशक कौन थे, यानी फाउंडर डायरेक्टर? राजा रमन्ना, होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन या विक्रम साराभाई। तो BARC के कौन थे संस्थापक निदेशक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा। ये आपको याद रखना है, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके पास है 1948, 1947, 1950, 1949। तो ये सवाल तो बहुत आसान में चला जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ है 1950 में, और इसका एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो यहाँ आपको केवल इनमें से देखना है। अगर सबसे बड़ा देश आप रसिया खोज रहे होंगे तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो कनाडा है। इनमें से, इन चारों में सबसे बड़ा कनाडा है। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होता हो तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, रक्कू, BAI रक्कू बाई, जिसमें आपका पहले R4 आपका क्या आ जाएगा? तो R4 आ जाएगा रसिया, और फिर C4 क्या आ जाएगा? तो C4 हो जाएगा कनाडा, और दूसरा C क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चाइना। फिर U4 क्या हो जाएगा? तो U4 आपका हो जाएगा USA, और B4 क्या हो जाएगा? तो B4 ब्राज़ील। फिर A4 क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, और I4 आपका इंडिया। इसमें आपका 1 से लेकर 7 तक सभी देश आपके क्रम से याद हो जाएंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपके पास ये रहा। सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, टिहरी बांध महाराष्ट्र में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तो सुमेलित अगर नहीं है तो वो आपका कौन सा है? तो वो टिहरी बांध। देखिए, टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है, और यहाँ लिखता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अगर बांध बोला जाए तो लोनार बांध है। अगला सवाल, भारत में वस्तु और सेवा कर यानी GST, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन से, के अधीन आने वाली 4 दरें कौन सी है? यानी GST 4 दर से लगता है अलग अलग वस्तुओं में। 6, 9, 18, 28, 5, 12, 18, 28, 3, 6, 18, 28, 6, 12, 17, 28। तो इसका सही जो आपका टैक्स स्लैब है GST का वो क्या है? 5, 12, 18 और 28। और कोई कोई चीज़ में GST 0 है। तो देखा जाए तो GST की 5 स्लैब हैं अगर 0 को ले जाया जाए तो, लेकिन यहाँ 4 पूछा है तो आपका 5, 12, 18, 28, और 5 पूछेगा तो 0, 5, 12, 18, 28 आपका हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ कहता है 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। जो 19-20 में था वही आपका 24-25 में भी है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो आपका गुजरात होगा। इसे आप आंख बंद करके गुजरात ही टिक मारिए, आपका बहुत अच्छा से आपका सही होगा। महाराष्ट्र में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा
या सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? जलवाष्प O2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2 O2 SO2 NO2 CO2 SO2 या जलवाष्प CO2 और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस गैस का काम करता है? तो वो एक वाटर वेपर यानी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर्स में होता है। अगला प्रश्न सवाल ये रहा, क्वेश्चन कहता है कि लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने में दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा? तो समुद्र के अंदर पावर केबल बिछाया जा रहा है लिंकनशायर और कौन सा देश के बीच? तो सही जवाब है डेनमार्क के बीच। तो दोनों यूरोप के ही क्षेत्र हैं। तो यूरोप के ही क्षेत्र में लिंकनशायर से लेकर डेनमार्क तक सबसे बड़ा पावर केबल अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो ब्रिटेन के लिंकनशायर से लेके और डेनमार्क तक आपका ये काम करेगा। अगला सवाल, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन, विंस्टन चर्चिल, एन चैम्बरलिन या रैमजे मैकडोनाल्ड? तो गोलमेज सम्मेलन जो आपका पहला हुआ है 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो सवाल ये पूछता है कि लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो सही जवाब है रामजी मैकडोनाल्ड। रैमजे या रैमसे लिखता है मैकडोनाल्ड। अगला सवाल ये आपका गलती से समझिए, अंग्रेजी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन? यानी इसका हिंदी होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21, 14, 23 या 19? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका 23 है। अब देखिए बाकी जो इसमें क्या क्या है वो हम लोग देख ले। आर्टिकल 21 जो है वो आपका क्या है? तो वो आपका राइट टू लाइफ है, इसका मतलब जीवन का अधिकार है। यहाँ जो आपका आर्टिकल 14 जो है वो आपका क्या है? तो राइट टू इक्वालिटी है, यानी समानता का अधिकार है, कानून की नज़र में सभी समान है। आर्टिकल 23 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 19 क्या है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर यहाँ के लिए 24 है। सवाल है द ट्रायल टेस्ट ऑफ ए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का ट्रायल टेस्ट बिफोर कमर्शियल लॉन्च यानी बाजार में लॉन्च करने से पहले क्या कहलाता है? बीटा टेस्ट, ई टेस्ट, डेल्टा टेस्ट, अल्फा टेस्ट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है बीटा टेस्ट। आप गौर किए होंगे व्हाट्सएप का कभी कभी बीटा वर्जन आता है। तो बीटा वर्जन का मतलब यह है कि बाजार में लॉन्च करने से पहले उसे लॉन्च किया जाता है ताकि उसमें पता लग सके कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद फिर से बाजार में उसे लॉन्च किया जाता है, यानी उस अपडेट को शामिल किया जाता है। ऐसा ही कोई भी ऐप को लॉन्च करने से पहले उसका बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न सवाल है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC कि कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को जमा होने से रोकता है? धारा 144, धारा 231 और धारा 357, धारा 111। यहाँ आपसे पूछा है CRPC के तहत कौन सा जो धारा है उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तहत कोई भी जगह में 4 आदमी जमा नहीं हो सकते थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो धारा 144। लेकिन अब जो भारत में लागू हो गई है 144 का अब चर्चा नहीं है। क्यों चर्चा नहीं है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अब लागू हो गया है आपका भारतीय न्याय संहिता। पहले जो था आपका इंडियन पिनल कोड IPC, तो IPC का धारा यानी CRPC का धारा कौन सा है? तो ये 144 है। लेकिन अब 144 नाम से कोई धारा नहीं है। अब 144 धारा को अब 163 बोल दिया गया है। कहाँ? तो BNS में। आपको याद रखना है कि अब धारा 144 कभी नहीं लग सकता, अब 163 धारा का इस्तेमाल होगा धारा 144 के जगह में। अगला प्रश्न आपका है हु एमोंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द कंसीवर्स ऑफ काकोरी रॉबरी? यानी जो काकोरी ट्रेन डकैती के मेन आदमी पूछा गया है। उधम सिंह, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह और सुखदेव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए रिवील करते हैं। सही जवाब है अशफाकुल्ला खां। काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 की एक घटना है जिसे अशफाकुल्ला खां के द्वारा अंजाम दिया गया था। बाकी और भी लोग थे लेकिन इन चारों में से केवल एक नाम आपका मैच करता है। अगला सवाल कहता है कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो पैथन जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? NH-44,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। या NHAI भारत के राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का अधिकार रखता है, यानी वही काम करता है। तो सही जवाब है NH-8 वाला। जो आपका NH-44 ये सबसे बड़ा है, NH-47A ये सबसे छोटा है। तो दो तो सबसे छोटा नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही होगा। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में नेशनल हाईवे को विकास करता है, बनाता है, अनुरक्षण करता है, प्रबंधन करता है, सारा जिम्मा लेता है। अगला सवाल, ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, यानी किसी दुर्बल अम्ल और इसके लवण का जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या कहा जाता है? बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे विशेष नाम दिया जाता है बफर सॉल्यूशन। अगर कमजोर एसिड और उसके साल्ट का सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो उसे बफर सॉल्यूशन यानी बफर विलयन कहते हैं। हिंदी में भी इसे बफर ही नाम दिया जाता है। अगला सवाल, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि, गोदान, गबन, वरदान, कफन, पूस की रात ये सभी किनका लिखा हुआ है? तो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। अगला सवाल, हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी अंतिम शासक कौन था? हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था। अफजल उद्दौला, मीर महबूब अली खान, मीर उस्मान अली खान या नसीरुद्दौला। तो हैदराबाद का जो अंतिम शासक का नाम है मीर उस्मान अली खान। अगला सवाल, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट, लॉरी बेकर, एडविन लुटियंस या अल्बर्ट स्पीयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तलाश करते हैं। इसका सही जवाब आपका है जॉर्ज विटेट। देखिए, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में बनाया गया था। तो ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट आपका 1914 से 18 के बीच भारतीय शहीदों के नाम से बनाया गया था। ये इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अब देखिए, यहाँ जो आपका और दो नाम जो दिया हुआ है ये आपका लॉरी बेकर और एडविन लुटियंस, ये लोग दिल्ली के वास्तुकार है, यानी नई दिल्ली जो बनाया गया है तो नई दिल्ली का डिजाइनिंग इन लोगों ने ही बनाया है। अगला सवाल, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? कैरोटोनाइट, क्लोरोफिल, थियामिन या एक्टिन। तो पौधों की पत्तियों का हरा होने के लिए जो वर्णक जिम्मेवार है उसका नाम क्या है? तो क्लोरोफिल है, और जिसकी मौजूदगी में और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या त्रिपुरा। तो नेपाल से नहीं जुड़ा है, ये आपसे पूछा है। देखिए, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका तीनों ओर से कौन सा देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये तीनों बॉर्डर लाइन किससे टच करता है? तो नेपाल से टच करता है। तो बस कहानी क्लियर है। अगला प्रश्न है, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दिहिंग पटकाई नामक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो असम में स्थित है। दिहिंग पटकाई आपको याद रखना है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये तो पूछे ही सवाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम या इकोलाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? तो इससे होता है आपका टाइफाइड, और इकोलाई हैजा के लिए जिम्मेवार है। अगला प्रश्न, किस भारतीय युगल ने निम्न में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, डायना हेडन, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो हम लोग चेक करते हैं। तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स नहीं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्र में सफाई प्राप्त करना है, स्वच्छता प्राप्त करना है। इसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको पता लगाना है। देखिए, इसका उद्देश्य यहाँ जो केवल वर्ड है यही आपका लॉजिक है। केवल भारत के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता प्रदान करना नहीं, वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी, यानी पूरे भारत का स्वच्छता के लिए यह आंदोलन या फिर यह अभियान लाया गया है।
अगला सवाल, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारा घरेलू मुद्रा है उसका बाहरी दुनिया में मूल्य अगर कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति में कमी, मुद्रा का अवमूल्यन, क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी मुद्रा का वैल्यू घट रहा है। और मुद्रास्फीति बोला जाता है जो हमारे मार्केट में मुद्रा का वैल्यू कम होता है, घरेलू बाजार में उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला सवाल, भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था? सुकन्या योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष। तो देखिए, सुकन्या योजना बालिकाओं से संबंधित है, जनधन योजना खाता खोलने से संबंधित है, उज्ज्वला योजना गैस से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष ही एक बच जाता है और वही हमारा राइट ऑप्शन है, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें भारत सरकार का टारगेट है कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण यानी सबका टीकाकरण हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल नहीं बना है? तो डैग हैमर्स कोल्ड या कोफी अन्नान या लुइस फ्रेस्चेट या फिर बान की मून। तो इसका सही जवाब जो कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नहीं बना है वो कौन है? तो लुइस फ्रेस्चेट। बाकी तीनों की तीनों बन चुके हैं। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, डरबन या केप टाउन। तो कौन सा वो स्टेशन था जहां आज भी महात्मा गांधी की प्रतिमा है? वो है आपका पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन, जहां महात्मा गांधी पहली बार रंग भेद की नीति के शिकार हुए थे, जबकि वे एक अच्छे खासे अमीर व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को तभी लगा कि इतना पैसे वाले होने के बावजूद भी अगर रंग की वजह से इतना यातना झेलना पड़ सकता है तो गरीबों के साथ क्या बीतता होगा। अगला सवाल, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए, P बराबर क्या होता है? 1/f। जब f आपका मीटर में होती है, यहाँ तो सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 100/f। तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 25। तो 25 चौके 100, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 4 डायोप्टर। चलिए मिलाते हैं, सही जवाब बिल्कुल 4 डायोप्टर है। हाँ, प्लस माइनस का सीन रहता तो हम लोग देखते, यहाँ कुछ है नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा देश विश्व बैंक के समूह का सदस्य नहीं है? कनाडा, चीन, यूएसए या क्यूबा। तो कौन सा विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है यानी वर्ल्ड बैंक में शामिल नहीं है? तो वो देश कौन सा है? तो वो क्यूबा है। और क्यूबा देश अमेरिका के ठीक हल्के से दक्षिणी प्रांत में यानी दक्षिण पूर्वी साइड में क्यूबा एक देश है जिसकी राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न, 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? और वो अभी भी ऑलमोस्ट वही है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा चाइना, गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक। अगला सवाल, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा, इब्न बतूता, क्रिस्टोफर कोलंबस या ह्वेनसांग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है वास्को डी गामा। अगर डिटेल हम लोग बात करें तो वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट पहुंचता है। इब्न बतूता 1333 में मोरक्को का एक यात्री है जो मोहम्मद बिन तुगलक काल में एक विद्वान के रूप में पधारते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 में अमेरिका का खोज करता है। और ह्वेनसांग तो एक प्राचीन भारतीय चाइनीज यात्री है। अगला सवाल, पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से क्या होता है? जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस उस कवक से क्या होता है? गन्ने में लाल सड़न, मनुष्यों में दाद, आलू में रेड ब्लाइट, गेहूं में ब्लैक रस्ट। तो देखते हैं क्या होता है उससे, पक्सिनिया ग्रेमिनिस से। तो गेहूं में ब्लैक रस्ट की बीमारी किससे होती है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस से होती है। अगला सवाल, कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन है कॉमन ओपन बिजनेस ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑपरेटिव बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑपरेटिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए होता है। निम्न में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? दीमक, लाख कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी कीट। लाभकारी कीट कौन नहीं है? तो दीमक तो नुकसान ही करता है, बाकी सभी के सभी लाभकारी कीटों के उदाहरण हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ध्यान दीजिएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न हमारा है ही नहीं, ये हमारा 38वां सवाल है।
और 38वां सवाल जाते हमारा कहानी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 40 प्रश्न में आपके 2 प्रश्न उसमें करंट अफेयर के थे। कोई कोई शिफ्ट में ज़्यादा होते हैं करंट अफेयर के सवाल, कोई कोई शिफ्ट में बहुत कम होते हैं। तो आपका ये वीडियो लगभग अमूमन 20 मिनट में ही ख़त्म हो गया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट में रिकॉर्ड किया गया है बाकी वीडियोज़ की तुलना में। बाकी लोगों तक शेयर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें, और चैनल से आप जुड़े और बाकी प्लेलिस्ट आप चेक करें। आपको बहुत कुछ अच्छा इस चैनल में मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।